हेलो गाइस, तो आज हम पार्ट 2 पर पहुंच गए हैं पॉलिटी के। एंड आई होप यू आर ऑल डूइंग वेल। तो हम आज शुरू करेंगे पार्ट 2, जिसके अंदर फर्स्ट जो टॉपिक होगा वो होगा पार्लियामेंट्री सिस्टम। पार्लियामेंट्री सिस्टम शॉर्ट एंड सिंपल चैप्टर है, बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए आपके लिए काम आएगा ये। सो Article 74 and 75 deals with the parliamentary system at the center and Article 163 and 164 at the state level. तो Article 74, 75 सेंटर लेवल पे एंड आर्टिकल 163 एंड 164 एट स्टेट लेवल। ये इतना इम्पोर्टेंट आर्टिकल नहीं है, बहुत रेयरली पूछे जाते हैं एग्ज़ाम के अंदर, लेकिन याद कर सकते हैं तो कर लीजिए, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ the parliamentary system of government is the one in which the executive is responsible to the legislature for its policies and acts. The presidential system of government, on the other hand, is one in which the executive is not responsible to the legislature for its policies and acts and is continually independent of the legislature in respect of its term of office. The parliamentary government is also known as cabinet government or responsible government or Westminster model of government. So पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट का मतलब ये है कि जो एग्जीक्यूटिव है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो जवाबदेह है लेजिस्लेचर पे। फॉर एग्जांपल, जो अभी जो गवर्नमेंट है मोदी जी की, वो रिस्पॉन्सिबल है लोकसभा पे, कि उसको जवाब देना पड़ेगा लोकसभा में जाके। कोई भी डिसीजन लिया जाता है, जैसे कि फार्म लॉज के अंदर जब ये फार्म लॉज इंट्रोड्यूस हुई थी तो उसके बाद ये डिस्कशन हुआ, डिबेट हुआ, और कोई भी अगर सरकार डिसीजन लेती है तो पार्लियामेंट में उसको जवाब देना पड़ता है। सो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट पार्लियामेंट्री सिस्टम का है, द एग्जीक्यूटिव इज रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, स्टेटमेंट में पूछ सकते हैं एग्जामिनेशन में। सेकंड है, इसे कैबिनेट गवर्नमेंट भी कहा जाता है, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट एंड वेस्टमिनिस्टर मॉडल ऑफ गवर्नमेंट। ये वेस्टमिनिस्टर इसलिए कहा जाता है, यही जगह है जहाँ पर ये इस ऐसी शुरुआत हुई थी, ऐसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की। इंग्लैंड में है ये, वहाँ पर इसी जगह पर शुरुआत हुई थी। अब हम फीचर्स की बात कर लेते हैं कि पार्लियामेंट्री सिस्टम के फीचर्स क्या हैं। ये भी यूपीएससी के एग्जामिनेशन में पूछ लिया जाता है कि व्हाट आर द फीचर्स ऑफ द पार्लियामेंट्री सिस्टम। ऑप्शन दिए जाते हैं, उसमें से पूछ लेता है 1 सही है, 2 सही है, 1 2 सही है, 2 3 सही है, ऐसे करके। तो फर्स्ट है नॉमिनल एंड रियल एग्जीक्यूटिव। देखिए, जो नॉमिनल एग्जीक्यूटिव है वो है प्रेसिडेंट, यानी कि प्रेसिडेंट ज़्यादा कुछ काम नहीं करते, ही साइंस द डॉक्यूमेंट्स, वो डिसीजन, ज़्यादातर डिसीजन नहीं लेते हैं। रियल एग्जीक्यूटिव है वो है गवर्नमेंट हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर, वो मोस्ट ऑफ द डिसीजन लिए जाते हैं। तो दो रियल एंड नॉमिनल एग्जीक्यूटिव। द प्रेसिडेंट इज द नॉमिनल एग्जीक्यूटिव while the prime minister is the real executive. President is head of the state while the prime minister is the head of the government. ठीक है। सेकेंड आ जाता है मेजॉरिटी पार्टी रूल। देखिए, जिस पार्टी की मेजॉरिटी होगी वही तो सरकार बनाएगी, तो और उसी का प्राइम मिनिस्टर होगा मोस्टली। तो दिस इज कॉल्ड अ मेजॉरिटी पार्टी रूल। थर्ड है कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। विच मीन्स कि the principle of collective responsibility implies that the Lok Sabha can remove the ministry from the office by passing a vote of no confidence. यानी कि जो सभी मिनिस्टर्स हैं वो लोकसभा का जिम्मेदार हैं, जवाबदेह हैं, एंड इफ़ लोकसभा वांट्स टू रिमूव देम, वो नो कॉन्फिडेंस मोशन पास कर सकते हैं, जिससे कि सरकार गिर जाएगी। फोर्थ पॉइंट,
पॉलिटिकल होमोजेनिटी, यानी कि ज़्यादातर लोग सरकार के अंदर एक ही पार्टी से बिलोंग करते हैं। कोलिजन सरकार होती है तब अलग बात होती है, लेकिन कोलिजन सरकार में भी आप देखेंगे कि एक पार्टी होती है जिसके पास सबसे ज़्यादा सीटें होती हैं, तो मेजॉरिटी ऑफ द मिनिस्टर्स उसी पार्टी के होते हैं, तो पॉलिटिकल होमोजेनिटी हो जाती है, यानी कि एक ही पार्टी का दबदबा हो जाता है सरकार के अंदर। डबल मेंबरशिप, यानी कि एक व्यक्ति मिनिस्टर भी है और वही व्यक्ति लोकसभा का मेंबर भी है, ठीक है, तो वो एग्जीक्यूटिव का भी पार्ट हो गया और लेजिस्लेटर का भी पार्ट हो गया। Ministers are members of both the legislature and the executive. This means that a person cannot be a minister without being a member of the parliament. The constitution stipulates that a minister who is not a member of the parliament for a period of 6 consecutive months ceases to be a minister. एक और चीज़ है कि अगर कोई व्यक्ति लोग लेजिस्लेटर का मेंबर नहीं है 6 महीने तक, तो वो मिनिस्टर नहीं बना रह सकता, ठीक है। विद इन 6 मंथ्स उसको दोबारा से इलेक्शन जीतना पड़ेगा और लोकसभा या राज्यसभा में आना पड़ेगा, अदरवाइज वो मिनिस्टर नहीं बना रह सकता। तो डबल मेंबरशिप है, एग्जीक्यूटिव का भी मेंबर हो गया और लेजिस्लेटर का भी मेंबर हो गया। 6 है लीडरशिप ऑफ प्राइम मिनिस्टर। जो सरकार है वो प्रधानमंत्री लीड करते हैं, वो हेड होते हैं कैबिनेट के, सरकार के हेड वो होते हैं, एज सिंपल एज दैट। 7th है डिसोल्यूशन ऑफ लोकसभा, डिसोल्यूशन ऑफ लोकसभा, विच मीन्स कि जो लोकसभा है उसको डिसॉल्व किया जा सकता है। द प्राइम मिनिस्टर कैन एडवाइज द प्रेसिडेंट टू डिसॉल्व द लोकसभा बिफोर द एक्सपायरी ऑफ इट्स टर्म एंड होल्ड फ्रेश इलेक्शन। प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट को कहेंगे कि आप लोकसभा को डिसॉल्व कर दीजिए और हमें नई इलेक्शन करवाने। सीक्रेसी, यानी कि जो मिनिस्टर्स होते हैं वो सीक्रेसी की ओथ लेते हैं जब भी वो ऑफिस के अंदर आते हैं, जब भी वो मिनिस्टर बनते हैं, तो जब वो ओथ लेते हैं तो एक ओथ सीक्रेसी की भी होती है। अब नेक्स्ट पे आते हैं हम, फीचर्स ऑफ प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट। ये हमें ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमारी प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट है नहीं, लेकिन फिर भी एक बार कर लेते हैं। मैं आपको बता देता हूँ क्या क्या है। अमेरिकन प्रेसिडेंट इज़ बोथ द हेड ऑफ द स्टेट एंड द हेड ऑफ द गवर्नमेंट। जैसे कि पार्लियामेंट्री सिस्टम के अंदर होता है कि हमारे यहाँ नॉमिनल हेड प्राइम मिनिस्टर है, सॉरी प्रेसिडेंट है, और जो रियल हेड हैं वो प्राइम मिनिस्टर हैं। अमेरिका के अंदर दोनों ही वहाँ के जो राष्ट्रपति हैं वो रियल भी हैं, नॉमिनल भी हैं। सेकेंड है द प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड बाय एन इलेक्टोरेट कॉलेज फॉर अ फिक्स टर्म ऑफ 4 years। ही कैन नॉट बी रिमूव्ड बाय द कांग्रेस एक्सेप्ट बाय इम्पीचमेंट फॉर अ ग्रेव अनकॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट। उनको हटाना इतना आसान नहीं है अमेरिका के प्रेसिडेंट को, और एक इम्पीचमेंट मोशन ही पास करना पड़ेगा कांग्रेस के द्वारा, तभी जाके ये हो पाएगा। तीसरा है द प्रेसिडेंट गवर्न्स विद द हेल्प ऑफ अ कैबिनेट और अ स्मॉल बॉडी कॉल्ड किचन कैबिनेट। इज ओनली एन एडवाइजरी बॉडी एंड कंसिस्ट ऑफ नॉन इलेक्टेड डिपार्टमेंटल सेक्रेटरीज। दे आर सिलेक्टेड एंड अपॉइंटेड बाय हिम, आर रिस्पॉन्सिबल ओनली टू हिम एंड कैन बी रिमूव्ड बाय हिम एनी टाइम। अब देखिए पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट क्या होता है कि जो मिनिस्टर्स होते हैं वो चुन के आते हैं लोगों द्वारा, वेयर एज प्रेसिडेंशियल सिस्टम में क्या है कि जो सेक्रेटरी इलेक्ट करते हैं प्रेसिडेंट, वो खुद वो अपने हिसाब से इलेक्ट करते हैं और उनके जवाबदेही भी सिर्फ प्रेसिडेंट को है। वेयर एज हमारे यहाँ क्या है पार्लियामेंट्री सिस्टम में कि जो मिनिस्टर्स की जवाबदेही है वो लोकसभा को है, वो पार्लियामेंट को है, वो लेजिस्लेटर को है, वो उनको जवाबदेह हैं। कोई भी डिसीजन लेते हैं तो वो पार्लियामेंट में उसका जवाब उनको देना पड़ेगा। ये डिफरेंस है, मेजर डिफरेंस है ये। उसके बाद है द प्रेसिडेंट एंड हिज सेक्रेटरीज आर नॉट रिस्पॉन्सिबल टू द कांग्रेस फॉर देयर एक्ट्स। दे नाइदर पोजेस मेंबरशिप इन द कांग्रेस नॉर अटेंड इट्स सेशन। जो प्रेसिडेंट है अमेरिका का, वो उनकी जो कांग्रेस है, वो अपनी पार्लियामेंट को कांग्रेस कहते हैं, तो उसका हिस्सा नहीं है वो, और उसको जवाबदेह भी नहीं है। दे आर नॉट आंसरेबल टू द लेजिस्लेचर। वेयर एज इन इंडिया प्राइम मिनिस्टर एज वेल एज द मिनिस्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल टू द पार्लियामेंट। समझ रहे हैं, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो ये कुछ मेजर पॉइंट्स थे जो कि डिफरेंस बताते हैं। अब मेरिट्स ऑफ पार्लियामेंट्री सिस्टम देख लेते हैं। फर्स्ट है हार्मनी बिटवीन लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव, यानी कि दोनों के बीच में तालमेल है।
ये पहले भी डिस्कस कर सके हैं क्योंकि दोनों मेंबर्स जो मिनिस्टर्स हैं वो सरकार के भी नुमाइंदे हैं और लेजिस्लेचर में भी हिस्सा लेते हैं। वो रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट है क्योंकि वो जवाबदेह हैं लोकसभा को। फिर है प्रिवेंट्स डिस्पोटिज्म। तो ये किसी एक व्यक्ति को जवाबदेह नहीं है, ये पूरी पार्लियामेंट को जवाबदेह हैं। तो कोई एक्सट्रीमिज्म सरकार के अंदर बहुत कम देखने को मिलता है। रेडी ऑल्टरनेट गवर्नमेंट, अगर किसी वजह से सरकार को रिज़ाइन देना पड़ा तो जो अपोजिशन है वो एक ऑल्टरनेट गवर्नमेंट के तौर पर काम करता है। वो अपने विचार गवर्नमेंट को बताता है कि हम अगर ऐसा होते तो हम ये करते। डिबेट डिस्कशन होती है पार्लियामेंट में, तो वो अच्छी बात है। फिफ्थ है वाइड रिप्रेजेंटेशन। क्योंकि अलग अलग जगह से लोग इलेक्ट होकर आते हैं तो एक वाइड रिप्रेजेंटेशन मिलता है सरकार के अंदर। ये कुछ मेरिट्स हैं। ये देखिए, ये याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है आपको अगर कहीं डिस्क्रिप्टिव आंसर्स लिखने हो, किसी में ऐसे लिखना हो, कई कई जगह पे लिखना पड़ता है किसी एग्जामिनेशन में, तो उसके अंदर ये बहुत काम आ सकते हैं। सीडीएस में तो नहीं होता है ये, लेकिन सीएपीएफ में लिखने पड़ते हैं आपको, यूपीएससी में लिखने पड़ते हैं, उसके अंदर ये आपके काम आ सकते हैं। अब डीमेरिट्स अनस्टेबल गवर्नमेंट। भाई नो कॉन्फिडेंस मोशन पास कर दिया तो सरकार गिर जाएगी। नो कंटिन्यूएशन ऑफ पॉलिसी, यानी कि आज सरकार है कल नहीं है, तो जो आज इस सरकार ने पॉलिसीज़ बनाई थी ज़रूरी नहीं है कि वो पॉलिसी अगली सरकार कंटिन्यू करे। डिक्टेटरशिप ऑफ कैबिनेट, जो कैबिनेट है वो अपनी तानाशाही चलाएगा कि हम पावर में हैं तो हम वही डिसीजन लेंगे जो हम चाहते हैं। अगेंस्ट सेपरेशन ऑफ पावर, अब एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर का भी हिस्सा है तो इट ब्रीचेस सेपरेशन ऑफ पावर। फिफ्थ है गवर्नमेंट बाय अमेच्योर, यानी कि जो मिनिस्टर्स हैं वो किसी भी चीज़ के एक्सपर्ट्स नहीं हैं, वो इलेक्टेड बाय द पीपल हैं तो वो किसी चीज़ के एक्सपर्ट नहीं हैं। तो ये अमेच्योर की सरकार हो गई मतलब। तो ये कुछ चीज़ें थी, ये डीमेरिट्स है। अब मैं कुछ आपको ओरली बता देता हूँ रीजंस फॉर अडॉप्टिंग पार्लियामेंट्री सिस्टम। हमने क्यों पार्लियामेंट्री सिस्टम को अडॉप्ट किया। पहली चीज़ तो है हम इस सिस्टम से पहले भी फेमिलियर थे, हमने ऐसा सिस्टम पहले भी देखा हुआ था ब्रिटिश सरकार के टाइम पे। उसके बाद प्रेफरेंस टू मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि जो एग्जीक्यूटिव है वो रिस्पॉन्सिबल है लेजिस्लेचर के लिए, तो ऐसा वो कोई डिसीजन नहीं ले सकती जो कि गलत हो, इसलिए हमने ये चूज़ किया। उसके बाद नीड टू अवॉइड लेजिस्लेटिव एग्जीक्यूटिव कॉन्फ्लिक्ट। अब कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा क्योंकि वो जवाबदेह हैं तो उनको जवाब देना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि वो मेंबर ही नहीं है जैसे प्रेसिडेंशियल सिस्टम में होता है अमेरिका में। और कुछ इंडियन सोसाइटी का भी ऐसा नेचर है कि हमने पार्लियामेंट्री सिस्टम को उसकी वजह से अडॉप्ट किया। अब डिस्टिंक्शन बिटवीन इंडियन एंड ब्रिटिश मॉडल, ये एक बार पढ़ लेते हैं। नॉट वेरी इंपॉर्टेंट विद द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एग्जामिनेशन, लेकिन क्या पता काम आ सकता है आपके लिए। तो डिस्टिंक्शन बिटवीन इंडियन एंड ब्रिटिश मॉडल। इंडिया हैज़ अ रिपब्लिकन सिस्टम इन प्लेस ऑफ ब्रिटिश मोनार्कल सिस्टम। पहले की चैप्टर्स अगर आप देखेंगे तो उसमें मैंने बताया था हम एक रिपब्लिक हैं, यानी कि जो हमारे नॉमिनल हेड हैं, जो प्रेसिडेंट है, वो इलेक्शन के थ्रू आते हैं, वेरस वो एक मोनार्की है। ब्रिटेन एक मोनार्की है, सॉरी, क्योंकि उनके जो हेड हैं वो इलेक्शन के थ्रू नहीं, वो एक रॉयल फैमिली से बिलोंग करते हैं। British system is based on doctrine of sovereignty of parliament, while the parliament is not supreme in India and enjoys limited restricted powers due to written constitution, federal system, judicial review and fundamental rights. यहाँ legislature is not supreme. ब्रिटेन के अंदर legislature is supreme. हमारे यहाँ जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, ब्रिटेन के अंदर रिटन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है।
तो वहाँ पर जो पार्लियामेंट है वो सुप्रीम है, यहाँ पर पार्लियामेंट सुप्रीम नहीं है, क्योंकि उस पर सर्टेन रिस्ट्रिक्शंस हैं जो कि कोर्ट ने लगाए हुए हैं, जो आप पहले के चैप्टर्स मैंने डिस्कस करे हुए हैं, वीडियोस बना रखी हैं, उनको आप रीड करेंगे, सुनेंगे, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि ये क्यों स्टेटमेंट कही जा रही है। उसके बाद इन ब्रिटेन द प्राइम मिनिस्टर शुड बी अ मेंबर ऑफ द लोअर हाउस of the parliament. In India, the prime minister may be a member of any of the two house. पीएम किसी भी हाउस का मेंबर हो सकता है, चाहे लोअर हाउस हो चाहे अपर हाउस हो। यहाँ पर पीएम सिर्फ और सिर्फ लोअर हाउस का ही मेंबर होगा। अब हमारे यहाँ से जब मनमोहन सिंह जी प्राइम मिनिस्टर थे तो वो राज्यसभा के मेंबर थे। अब मोदी जी जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं वो लोकसभा के मेंबर है, तो हमारे लोकसभा राज्यसभा कहीं से भी प्रधानमंत्री बन सकते हैं। Britain has the system of legal responsibility of the minister, while India has no legal. चौथा है कि हमारे जो मिनिस्टर्स डिसीजन लेते हैं उनकी कोई लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, यानी उनको आप कोर्ट में नहीं घसीट सकते कि आपने भाई ये गलत डिसीजन ले लिया, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। लेकिन ब्रिटेन में ऐसा है, ब्रिटेन के अंदर लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो ये मेजर डिफरेंसेस थे। ज़्यादा थ्योरेटिकल चैप्टर है ये, कॉन्सेप्चुअल थोड़ा समझ लीजिए इसको, और इससे और कुछ ज़्यादा समझने की ज़रूरत नहीं है। और आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी इसके अंदर। और कोई डाउट है आपको तो डू प्लीज़ कमेंट डाउन इन बिलो। और अगर आपको अच्छी लगी वीडियो तो डू शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक द वीडियो, और शेयर कर दीजिए सभी के साथ ताकि औरों को भी सीखने का मौका मिले।